हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और लास्ट सेशन हमारा पसंद आया होगा। मैं समझता हूँ बहुत समय हो गया है, ये अराउंड 10 दिन के बाद ये वीडियो आ रहा है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स। तो हमने शुरुआत जब इसका हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन शुरू किया था तो हमने पढ़ा था नॉर्मल फोर्स क्या होता है ना। तो हम बोलते थे नॉर्मल फोर्स, फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स एक सरफेस पे रखा है अर्थ के सरफेस पे, तो उस पे ऊपर से कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज mg, और एक फोर्स और लगेगा जो अपोजिटली अप्लाइड होगा दैट इज नॉर्मल फोर्स, जो अर्थ बॉक्स के ऊपर लगाएगा। तो इसी तरीके से एक होता है टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स की जब हम बात करेंगे आपसे, तो टेंशन फोर्स से आप क्या समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बॉक्स है ना, उसको मैंने किसी चेन से या केबल से या फिर कोई स्ट्रिंग से उसको हैंग कर दिया है ना। तो ये बॉक्स पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, जो ऊपर से फोर्स लगेगा दैट इज mg, और एक अपोजिट, क्योंकि फोर्स हमेशा नेगेटिवली लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो टेंशन फोर्स लगेगा दैट इज T, और ये फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स वो क्या होते थे, इक्वल फोर्सेस होते थे। इसी तरीके से mg फोर्स बॉक्स पर लगने वाला और टेंशन फोर्स ये इक्वल फोर्सेस होंगे। इज इट क्लियर। अगर डेफिनेशन की हम बात करें, टेंशन फोर्स इज अ पुलिंग फोर्स ट्रांसमिटेड along a flexible medium such as rope or cable or a chain when pulled tied by a force acting from opposite ends। कि इस बॉक्स पे जो फोर्स लगने वाला है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ये जो स्ट्रिंग है इस पे जो फोर्स अपोजिट लगेगा दैट इज टेंशन फोर्स। ठीक, अब इसकी कुछ कंडीशंस है। ऑलवेज एक्ट्स अलोंग अ स्ट्रिंग, ठीक, direction of tension is always from body to which the string is connected, ठीक है, कि ये हमेशा अपोजिटली फोर्स अप्लाइड होगा। ठीक है, अब कुछ एज्यूम्शंस है जब हम इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो कुछ हम एज्यूम्शंस मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग इज लाइट मासलेस, ठीक है, स्ट्रिंग डज नॉट स्ट्रेच, वो कुछ एक्सटेंड तक स्ट्रेच करेगा लेकिन बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करेगा। टेंशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट दिस स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये क्या है, सेम रहने वाला है। इज इट क्लियर। तो ये था हमारा टेंशन फोर्स। मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा तो आपको पर्टिकुलर क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या ये फोर्सेस हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स की हम बात करते हैं। ठीक, स्प्रिंग फोर्स है न्यूमेरिकली, तो ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन इसका फॉर्मूला गिवन है। तो अगर मैं स्प्रिंग फोर्स, आप नाम से ही समझ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं किसी स्प्रिंग से, ये स्प्रिंग है, ठीक है, a spring force is the restoring force of a spring exerts to the return to its natural length after being stretched or compressed. It acts as the opposite direction of the displacement, ठीक है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स होगा क्या, जब मैं इसको ऐसे मैंने ये बॉक्स लटका दिया इसके ऊपर, ठीक है, ये, तो जब ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी तो एक तो फोर्स यहां लगेगा और ये स्प्रिंग कहां फोर्स लगाएगी, उसके अपोजिटली। वो तो वापस जाना चाहती है ना अपने ही उस पे, वो स्ट्रेच हो गई, वो अपने ओरिजिनल साइज में आना चाहती है, तो वो स्प्रिंग फोर्स कहां आएगी, इसके अपोजिट। इज इट क्लियर। जैसे मैं इसको खींच रहा हूं तो इसका जो रेस्टोरिंग फोर्स है वो अंदर की तरफ लगेगा, या फिर मैं उसको कंप्रेस कर रहा हूं तो फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ। तो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए यहां पर ये नेगेटिव साइन।
तो इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स हमें बताता है इसका डिस्प्लेसमेंट, और K क्या है? K इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्टिफनेस की स्प्रिंग कांस्टेंट, और नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा था, और इसमें पुलिंग बैक व्हेन स्ट्रेच्ड एंड पुशिंग आउट व्हेन कंप्रेस्ड, ये वही मैंने आपको बताया कि फोर्स हमेशा अपोजिट ही लगता है। द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर द फर्दर द स्प्रिंग इज डिफॉर्म्ड। ठीक है, कि फोर्स उसका, जैसे मैंने कंप्रेस किया तो फोर्स कहां ज्यादा लगेगा? क्योंकि वो तो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है, तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। तो ये हमारा स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होगा। ये था हमारा स्प्रिंग फोर्स। एक फोर्स और होता है, उसको अपन उसके डीप में नहीं जाएंगे। एक फोर्स होता है बहुत कॉमनली आप सब जानते हैं, दैट इज वेट। ये सबसे कॉमनली फोर्स होता है। वेट और मास आप समझते हैं अलग अलग होता है। मास जो होता है वो 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी, 50 केजी ऐसे हम देते हैं। लेकिन वेट कैसे? न्यूटन में काउंट होता है, और इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू mg। कहने का मतलब वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेइंग मशीन होती है, हम उस पर खड़े होते हैं, तो हमारा मास और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको कैलकुलेट हम कर पाते हैं कि हमारा वेट क्या है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है वेट। अब इस क्लास का, इस सेशन का सबसे मेन टॉपिक हम शुरू करेंगे, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? फ्री बॉडी डायग्राम। और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। इज इट क्लियर? फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम से हम क्या समझते हैं? कोई भी चीज को, जैसे कोई डायग्राम है, उसको हमने एनालाइज किया, उसको अलग किया, और उसके फोर्सेस को हमने डिफाइन किया, उससे कुछ स्टेप्स होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। A free body diagram is simplified graphical representation used in physics to visualize all the external forces acting on an object, है ना? तो हम डेफिनेशन पे नहीं जाते, हम कंसेप्ट समझते हैं। डेफिनेशन कोई पूछता भी नहीं है। तो कंसेप्ट क्या होता है? चलिए, मान लीजिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम पहले समझे, तो ये मेरे पास एक ब्लॉक है ना? ये सरफेस पे है ना? अर्थ के सरफेस पे। तो इसमें फोर्सेस कैसे लगेंगी? फोर्सेस लगेंगी हमारी, एक तो लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? इसका कोई मास है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसमें, और एक जो हमने पढ़ा था अर्थ हम पे जो लगाती है, दैट इज नॉर्मल फोर्स। तो हमने क्या किया? सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को विजुअलाइज कर दिया इस ब्लॉक के उसमें, है ना? तो यही हमारा FBD, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम, है ना? सिंपल। इसको और हम इलैबोरेट करके समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ब्लॉक। अब एक चीज में बताइए, अगर ये ब्लॉक था मेरे पास, अगर इसी से दूसरा ब्लॉक भी अटैच है, तो इसमें वर्टिकल फोर्सेस तो लगेंगी, और जो अर्थ से लगने वाला फोर्स है, लेकिन ये सरफेस हो गया ना, जब कांटेक्ट हो गया तो एक फोर्स इस पे ये लगाएगा, और ये वाला ब्लॉक इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, क्योंकि जब भी कोई कांटेक्ट का सरफेस का कांटेक्ट होता है तो वो नॉर्मल फोर्स लगाती है अपोजिट डायरेक्शन में। इज इट क्लियर? चलिए, ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक? इसी से ये दूसरा ब्लॉक अटैच, इसका मैं मास मान लेता हूं 2 kg, इसका मान लेता हूं 3 kg। तो अब इस पे आप कैसे विजुअलाइज करेंगे इसके फोर्सेस? एक तो ये जो फोर्स लगा रहा है,
ये क्या लगा रहा है, 3G फोर्स लगा रहा है, 3G है ना, 3 kg था, और ये जो फोर्स इस पे लगा रहा है ये लगा रहा है 2G फोर्स। इज इट क्लियर? अब क्योंकि यहां पर सरफेसेस का कांटेक्ट हो गया तो ये भी इस पे लगाएगा एक फोर्स, दैट इज N1, और ये भी इस पे N1 फोर्स लगाएगा, और एक ये जो सरफेस है ये इस पे एक N2 फोर्स लगाएगा। ये हमने फोर्सेस निकाल ली है, ठीक। अब मैं इसका सेपरेटली विजुलाइज करता हूं, जैसे मैं 2 kg की बात करता हूं, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, तो 2 kg में कौन कौन सी फोर्सेस लग रही, एक तो 2G, दैट मींस 2G का मतलब 2 इंटू, अगर मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मान लूं तो ये हो गया 20 न्यूटन, एक 20 न्यूटन लग रहा है, और एक कौन सा लग रहा है, ये तो इस पे लगा रहे हैं, हम 2 kg की बात कर रहे हैं, एक लग रहा है N1, यही लग रहा है ना। अगर मैं 3 kg की बात करूं, ये जो हम स्टेप्स कर रहे हैं इसी को हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, क्योंकि हम इसके सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को विजुलाइज कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो 3 kg की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप 3 kg कौन कौन सा लग रहा है, एक तो इसका खुद का मास जो है दैट इज 3G लग रहा है ना, एक लग रहा है इस पे N2, है ना, और एक ये बॉक्स इस पे लगा रहा है दैट इज, तो ऐसे लिख लो आप, ये 2G, और एक इसका खुद का मास लग रहा है दैट इज 3G। तो टोटल कितना लग रहा है इस पे, 2G और ये 20 न्यूटन और 30 न्यूटन, तो ये हो गया आपका 50 न्यूटन इस पे लग रहा है, ठीक है, और एक लगा रहा है N2, ठीक। तो ये हमारा ऐसे होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा वो कि आप नॉर्मल फोर्सेस बताइए इसमें, तो नॉर्मल फोर्सेस आप कैसे निकालोगे, देखो हम 2G उठा लेते हैं, 2G का है मेरा 2 kg वाला, इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, और नीचे से क्या लग रहा था, N1। अब हमें मालूम है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, और ये फोर्सेस कैसे हो जाएंगे इक्वल, तो हमारा N1 क्या आ गया, दैट इज 20 न्यूटन, और अगर मैं N2 की बात करूं तो N2 मेरा क्या आ गया, दैट इज 50 न्यूटन। इस तरीके से हम इसके नॉर्मल फोर्सेस भी पूछेगा, आपको ये डायग्राम दे देगा, इसको आपको एफबीडीज का बनाना है और नॉर्मल फोर्स आप निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पे क्या करेंगे, देखो अब मैं ऐसा ब्लॉक ले लेता हूं, हम ले लेते हैं 2 kg, और ऐसे कर लो, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं अपन, ये हो गया 3 kg, ये क्या है, सरफेस पे है, ठीक, और एक एक्सटर्नल फोर्स इस पे लग रहा है ऐसे, दैट इज 10 न्यूटन हम मान लेते हैं, ठीक। तो क्या क्या फोर्स लग रही, एक फोर्स तो ये लग रही, वर्टिकल पे क्या क्या लगेगी, ये ऐसे करो, वर्टिकल, आप वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम में वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें वर्टिकल कौन सा है, अगर 3 kg की हम बात करें तो ये क्योंकि इसके सरफेसेस कांटेक्ट है, तो एक नॉर्मल फोर्स वो इस पे लगाएगा N1, और एक इस पे लगाएगा, ठीक, बात समझ में आई? तो कैसे निकालेंगे हम, अब ये जैसे आ गया तो वो आपसे पूछ सकता है फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल फोर्सेस
बिटवीन दीज बॉक्सेस, है ना। तो ये एक सिस्टम है। अगर इसका एक्सेलरेशन मैं मान लेता हूं ए है, तो ये दोनों क्योंकि अटैच्ड हैं, इनके सरफेसेस अटैच्ड हैं, तो मैं मान लेता हूं इनका एक्सेलरेशन कैसा होगा, सेम होगा, होगा ना। तो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर 2 kg की मैं बात करता हूं, 2 kg पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं मैं। एक तो लग रहा है N1 और एक लग रहा है दैट इज 10 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स, है ना। अगर मैं 3G की बात करूं, 3 kg वाले ब्लॉक की, इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो लग रहा है N1, है ना। अब क्योंकि दोनों बॉक्सेस का जो एक्सेलरेशन है वो सेम है, तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, क्योंकि ये दोनों अटैच्ड है तो इनका एक्सेलरेशन भी सेम होगा, होगा ना। तो नेट फोर्स मैं बोल सकता हूं, नेट फोर्स क्या होगा इसका, मास इनटू एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर। अगर 2 kg की मैं बात करूं, तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, 10 न्यूटन माइनस N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है 2 इनटू एक्सेलरेशन, तो 2a, तो मेरा एक्सेलरेशन निकल आएगा। N1 की वैल्यू क्या है, तो 10 माइनस N1 इज इक्वल्स टू 2a। N1 मेरे पास क्या है, नेट फोर्स 2 इंटू a, हाँ भाई, एक तो ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, तो हमने लिख लिया 10 माइनस N1 इंटू 2a। ये N1 फोर्स है, हाँ, तो 10 न्यूटन माइनस N1 ये वाला इज इक्वल्स टू 2a, है ना। और हम इस ये 3a हो गया, तो 10 न्यूटन माइनस 3, नेट फोर्स कौन सी है, इतनी 3 के साथ ही लग रहे हैं, तो 3a इज इक्वल्स टू 2a। तो मेरा क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल्स टू 5a। तो मेरा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरा एक्सेलरेशन आ गया। अब अपन नॉर्मल फोर्स कैसे निकालेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 3 इंटू 2, तो मेरी नॉर्मल फोर्स कितनी आ गई, 6 न्यूटन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि एक्सेलरेशन कैसे निकालें। अब आप देखिए, ये हमने तो कंसेप्ट समझ लिया। अब मुझे एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकालना हो, तो मुझे मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, है ना। टोटल फोर्स कितनी है, टोटल फोर्स जो है दैट इज 10, और इसके मासेस क्या है 5, 5 1 से 5, 5 2 से 10, तो मेरा एक्सेलरेशन आ गया डायरेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैं फॉर्मूले से भी डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, ठीक है। अब एक और ब्लॉक का समझे, चलिए। अब हम मान लेते हैं मेरे पास 3 ब्लॉक्स अटैच है, 1 2 और 3। तो ये 1 kg मान लेता हूं, ये 2 kg और ये 3 kg। एक्सटर्नल फोर्स इसमें क्या लग रहा है, 10 न्यूटन, ठीक। 1 kg में ले लेता हूं, इसमें कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं,
एक तो 10 न्यूटन लगेगी, है ना, एक इस पे ये लगाएगा दैट इज N1, और एक इस पे लगाएगा N1। इसी तरीके से ये इस पे लगाएगा N2 और ये इस पे लगाएगा N2। अब एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे मालूम है, F अपॉन टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो टोटल फोर्स क्या लग रही है, 10 अपॉन 1 2 3 3 2 5 और 6, तो 10 अपॉन 6 मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब वो पूछेगा आपसे नॉर्मल फोर्स निकालो आप, तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो 10 न्यूटन लग रही है और एक जो 2 kg का ब्लॉक इस पे N1 फोर्स लगा है, तो ये N1 आ गया। तो मैं लिख सकता हूं 10M माइनस N1 इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो गया, MA, तो क्या हुआ 10 माइनस N1, इसका मास कितना है, ये हो गया, और इसका हमने वो क्या निकाला है, एक्सेलरेशन मेरे पास है 10/6, ठीक है, 10/6। तो अगर मैं बोलूं इसको मैं उधर भेज दूं, टोटल फोर्स तो इस पर 10 न्यूटन की लग रही है ना, इसको अगर मैंने उधर भेज दिया और ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू N1। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूं तो मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए ये 60, तो 50/6 ये N1 की वैल्यू आ जाएगी। अब अगर क्योंकि N1 की वैल्यू आ गई तो हम N2 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। अब मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है, N1 की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो N2 की मैं इसकी बात करता हूं 2 kg की, कैसे होगा, एक तो लग रहा है N1, है ना, और एक N2 लग रहा है इस पे, तो सिंपल N1 की वैल्यू आपके पास है, आप इजीली निकाल लो, या फिर मैं 3 kg की बात कर लेता हूं, 3 kg में तो एक ही फोर्स लग रहा है दैट इज N2, तो यहां से तो आप और इजीली निकाल लोगे, कैसे, ये तो N2 की वजह से मूव हो रहा है ना ये, तो नेट फोर्स क्या हुआ, N इज इक्वल्स टू MA। कैसे निकालोगे, हाँ, मास हो गया 3, एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन हमने निकाला था ना 10/6, तो इसका नेट फोर्स क्या आ गया N2 का, दैट इज 30/6। इस तरीके से आप इसके एक्सेलरेशन और नॉर्मल फोर्सेस निकाल सकते हैं। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एफबीडी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स, किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, वेरिएशन ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछिए, है ना। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले इस तरीके का वीडियो लाने के लिए। गुड बाय, टेक केयर।